जय हिंद दोस्तों सुबह से पीएफआई छाया हुआ है और जिस तरीके से पीएफआई का मामला चल रहा है, मैंने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करी तो मुझे देखिए, मेरा अपना एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन के अंदर आप उसको जितना सहमत हो पाए ठीक है। ओपिनियन ये है कि असलियत में पीएफआई एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है उसका हिस्सा है। मैं अब इसके ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहा हूं कि असलियत में ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा कैसे है, क्या कारण है कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है ये दुनिया के दूसरे देशों के हाथों में खेल रहा है। मैं इस चीज़ के ऊपर अभी वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो आप देख ही चुके होंगे, जिसके अंदर मैंने बताया कि असलियत में पीएफआई का जो आइडियोलॉजिकल वॉर है इंडिया के अगेंस्ट वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, उसके रूट्स क्या हैं। अब इसके अगले स्टेप पे हम पहुंचे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससीएस या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं जो कि जिसमें जीएस पूछी जाए, ये मेरी फोटो है, देख लेना यार, ऐसी मेरी शक्ल वगल मिल रही है, नहीं मिल रही है? हाँ, मिल तो रही है। अब आप समझिए कि इसमें ये एग्जाम जिनमें जीएस की प्रिपरेशन करवाई जाती है, इसके लिए एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये जो कंसेप्ट है, इसीलिए कंसेप्टर बैच हमने लॉन्च किया है। आप ये देखिए, इसकी फीस 500 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स की फीस है। 5 से 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिखाई देंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 1 साल, यानी 1 साल तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। 9911119407 नंबर है, नीचे दिए गए लिंक पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पीएफआई। देखिए, इस समय एक वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है। वॉर इज अंडर क्राइसिस, वर्ल्ड इज अंडर क्राइसिस। ये जो दुनिया है ये एक क्राइसिस में है, ये एक तरीके के संकट से जूझ रही है। और उस संकट को अगर हम ध्यान से देखें तो वो संकट असलियत में और कहीं से नहीं, बस अमेरिकन कैपिटलिस्टिक जो कंट्रीज हैं उनकी वजह से डेवलप हो चुका है। अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है, और खासकर जो वेपन इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट की वजह से ये सारा खेला शुरू हो चुका है। और इसी वजह से इस समय पर दुनिया जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। कल ही मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया था, हालांकि आप में से कुछ कहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही लंबा था, थोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी चलो वीडियो बनाया। उस वीडियो के अंदर अगर आप देखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जानबूझकर किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट कर रही हैं ताकि बहुत तेजी के साथ वहां पर उनके वेपन्स की डिमांड बढ़े, वेपन्स बिके। भाई, अगर यहां यूक्रेन अगर जो है वो सुलगने लगता है तो रशिया जो है वो पूरी ताकत से मतलब आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है वो बहुत तेजी के साथ हथियार खरीदने लग जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, एकदम से अमेरिकन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार यूक्रेन को मतलब हथियार खरीदने के ऑर्डर यूक्रेन से मिलने लगे। और बाकी पोलैंड से लेकर, रोमानिया से लेकर, चेक रिपब्लिक से लेकर, हंगरी से लेकर, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया से लेकर सभी देशों ने बहुत तेजी के साथ अमेरिकन कंपनीज को हथियारों की दौड़ में मतलब हथियारों के ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक ताइवान मुद्दे को सुलगाने से ब्रिटिशर्स, अमेरिकन को ये फायदा हुआ, अमेरिकन कंपनीज को ये फायदा हुआ कि फिलीपींस से लेकर वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे जितने भी इस इलाके में देश हैं वो तेजी के साथ यहां से हथियार खरीद रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया भी इस लाइन में पीछे नहीं है, वो भी तेजी के साथ हथियार खरीद ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी यहां पर जाड़ा चढ़ने लगा है, डर लगने लगा है, तो वो भी हथियार खरीदने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ईरान जो है उससे न्यूक्लियर डील का मामला फिट बैठे या ना बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का मिसाइल डिफेंस
डिफेंस प्रोग्राम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इराक और जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं यहां पर भी फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। अंदाजा आप लगाकर देखिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशंस की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब ये पीएफआई के कनेक्शन में ये कहां से आ गया, अभी डिस्कस करते हैं, पेशेंस रखिए। अमेरिकन कंपनीज लगातार यहां पर हथियारों के ऑर्डर दनादन लिए जा रही हैं, और ये सारे कंट्रीज जो हैं अपने कॉफर्स जो मतलब अपनी तिजोरियां हैं वो खोलकर बैठे हुए हैं कि हथियार दो, हथियार दो, हथियार दो। अब आप सोचकर देखिए, इन कंपनीज ने कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में अमेरिका को खूब सारे हथियार बेचे। अफगान वॉर, उसके बाद देखिए 10 साल 91 से लेकर 2000 के बीच में सारी लड़ाइयां बंद हो गई, अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां शांत हो गई। अब शांत हो गई तो 10 साल तक अगर वो शांत बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं बढ़ रहा, उन्हें टेंशन होने लगी, और क्योंकि पैसा नहीं बढ़ रहा उन्हें टेंशन होने लगी, उसी का आउटकम ये आया। उसका आउटकम ये है कि एकदम से वार ऑन टेररिज्म के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ाई करना शुरू कर दिया, और वहां से फिर कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी अरब स्प्रिंग में सारे अरब कंट्रीज को जला दिया, और जितना यहां से पैसा वसूल सकते थे वसूल लिया। ईरान से लेकर सीरिया, इराक तक सब जलाया, पैसा वसूल लिया। लेकिन अब यहां इस इलाके में पैसा हो गया खत्म, यहां से इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट अब ये बचा नहीं है। अब ये प्रॉफिटेबल मार्केट यहां बचा नहीं है। हालांकि चाइना भी ज्यादा दूध का धुला नहीं है, लेकिन चाइना को प्रोवोक करने वाला ये जो काम है ये देश यहां पर करते हुए, ये कंपनियां यहां करती हुई नजर आ रही हैं। अब अरब कंट्रीज में पैसा नहीं बचा तो कुछ नई कंट्रीज ढूंढो जहां से पैसा मिल सके, जहां से इनको डेवलपमेंट के नाम पर या प्रोग्राम मतलब हथियारों के ऑर्डर्स के नाम पर पैसा मिले। भाई अरब कंट्रीज से पैसा मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा चाहिए तो नए वार जोन्स को सुलगाओ। ये इलाका बहुत शांत माना जाता था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर किसी तरीके का कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आया जो उसके बाद, हालांकि वियतनाम में अमेरिका ने खुद ही कलेश किया, वरना कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं था। अब यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो रीजन था ये भी शांत हो गया था, और रशिया के डिक्लाइन के बाद तो ये भी रीजन बिल्कुल ही शांत हो गया। 30 साल तक ये 3 रीजन्स बिल्कुल शांत रहे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका ने जानबूझकर यहां पर हथियारों की दौड़ में इन देशों को झोंक दिया, और यहां से अब पैसों के जो मतलब हथियारों के जो ऑर्डर्स हैं वो सीधे सीधे अमेरिका की कंपनीज को मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां इस पूरी दौड़ में या इस पूरे कलेश में एक कंट्री ऐसा है जो अभी तक अमेरिका के इस जाल में फंसता हुआ सा नजर नहीं आ रहा। शुरू में तो लगा कि अमेरिका जो है वो इंडिया को हथियार बेच रहा है, और इंडिया मजबूरी में वो हथियार खरीद भी रहा है, चाहे वो हमारे चॉपर्स हो गए, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए, चाहे वो हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका से शुरू में खरीदती हुई मोदी सरकार दिखाई दी। लेकिन एकदम से यहां पर मोदी सरकार का जो स्टैंड है वो बदलता हुआ नजर आया, और अब मोदी सरकार ये कह रही है कि हम अपनी डिफेंस नीड मेक इन इंडिया से पूरा करेंगे, यानी हम अमेरिका से बहुत ज्यादा हथियार नहीं मंगाएंगे। इंडिया जैसा बड़ा मार्केट, इंडिया जैसा बड़ा देश, बड़ा मार्केट, जो कि दुनिया का पहले और दूसरे नंबर का आर्म्स इंपोर्टर हो, वो ये कहे कि हम अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा हथियार जो हैं वो इंडिया में ही बनाएंगे, दूसरे किसी देश से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया की मार्केट उनके हाथ से निकल रही है। जैसा कि कैलकुलेट किया था कि इंडिया से फायदा होगा, वो फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी पूरी है कि इन्होंने सोचा हो कि अमेरिका और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जैसे ही वॉर शुरू होगा, उस वॉर का असर ये होगा
कि इंडिया वाले दनादन अमेरिका से हथियार खरीदना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मामलों में अमेरिका का ये जो स्पेक्यूलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना लड़े, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों ने संयम दिखाते हुए, दोनों ने बहुत पेशेंस दिखाते हुए कहो या कैसे भी, दोनों ने एक दूसरे के जो मतलब डर है उसको बनाए रखा और एक दूसरे के ऊपर सीधा सीधा हमला करने से बचे। नतीजा उसका ये कि अमेरिकन्स जो पार्टी ऑल नाइट टाइप की करते हुए यहाँ नजर आ रहे थे, यहाँ खुलकर दिखाई दे रहे थे कि भैया अमेरिका और इंडिया और चाइना लड़ेंगे, वो नहीं लड़े। अब आप कहेंगे अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, अगर आप में से किसी को लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के फेवर में लड़ेगा अगर चाइना ने हमला किया, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर चाइना इंडिया की लड़ाई होती है तो कम से कम आप इस चीज को तो भूल जाइए कि अमेरिका इंडिया के पक्ष में आकर लड़ेगा। यहाँ पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा फायदा ये नजर आएगा कि भैया इंडिया जो है अमेरिका से ज़्यादा हथियार खरीदे, गोला बारूद खरीदे लड़ने के लिए, और ऐसे में अमेरिका चाइना को कमज़ोर करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करे। भाई ताइवान का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना को भड़काने के लिए, साउथ कोरिया जापान का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना को भड़काने के लिए, साउथ चाइना सी में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना की हरकतें भी ऐसी हैं कि उसके खिलाफ किसी को भड़काया जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि क्या इंडिया के साथ चाइना इतना ही पंगे क्रिएट कर रहा है जितने कि बाकी देशों के साथ? भाई मेरा मानना यह है कि इंडिया को चाइना से कंसर्न है। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान से हमें इंडिया को देखते रहना पड़ेगा, लेकिन इतना भी समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई होती है तो दोनों देश बर्बाद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड जो किसी समय पर कोल्ड वॉर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, वो मैड जो है वो इंडिया और चाइना पर लागू होगा। कितनी भी कोशिश हो, कितना भी सिस्टम एस्टेब्लिश क्यों ना हुआ, इंडिया मतलब कितना भी चाइना का बढ़िया सिस्टम क्यों ना हुआ, 70-30 की रेशो जरूर रहेगी कि अगर मतलब ये 70 और 100 वाला पार्ट रहेगा कि इंडिया ने 7 हड्डियां तोड़ी चाइना की, चाइना वालों ने 10 तोड़ दी, इंडिया की ज़्यादा टूटी तो इसलिए हार गया। लेकिन बहुत सारे मामलों में चाइना की दुर्गति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बैठी हुई है और जिस तरीके से स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी चल रही है, चाइना भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता है कि इंडिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और इंडिया भी इस चीज को अच्छे तरीके से समझता है कि भैया 1991 में जिस तरीके से इंडिया में यूपीए की सरकार मतलब इंडिया के अंदर 91-92 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे उनका इंडिया को फायदा सीधे सीधे नहीं मिला, और कहीं ना कहीं 2014 के बाद वो तेजी के साथ फायदा दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत सारे आप इस चीज को अपोज करेंगे, लेकिन भैया अगर मेरी स्टेटमेंट को अगर आप नकारते हैं तो मेरी तो कोई औकात नहीं। आप डॉक्टर जो श्री नारायण मूर्ति इन्फोसिस वाले हैं उनसे पूछिएगा, जो IIM अहमदाबाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 1992 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए वो कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे अगर डिसीजन मेकिंग तेज होती। यानी इंडिया को अपनी उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से फास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने का मौका मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मौका मिला, तो उसके पीछे का एक रीजन ये है, मतलब उसमें 2014 के बाद से वो मौका मिला, उससे पहले वो मौका नहीं मिल पाया था। और यही अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इंडिया क्यों चाहेगा चाइना से लड़ना, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि इंडिया और चाइना लड़े। चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया से लड़ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर आर्मी से लेकर सब कुछ चाइना के बराबर की है। और अगर 5 साल 10 साल और रुक जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना के बराबर का होगा, आंखों में आंखें डाल के लड़ रहे होंगे।
ऐसे में चाइना जानता है कि इंडिया से भिड़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अपने ग्रोथ इंजन को खत्म कर लेना, दुनिया को अपने अगेंस्ट खड़े कर लेना। लेकिन इंडिया भी जानता है चाइना से लड़ने का मतलब बर्बादी। लेकिन अमेरिका चाहेगा कि इंडिया और चाइना लड़े, क्योंकि अगर चाइना हारा और इंडिया जीत गया तो इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है वो रुक जाएगा, इंडिया की हालत खराब हो जाएगी इतने बड़े पहलवान को हराकर। लेकिन अगर चाइना जीत रहा होगा तो ह्यूमिलिएटेड इंडिया, अपमानित भारत जो है वो अमेरिका के पास पहुंचेगा और अमेरिका से मदद मांगेगा। वहां अमेरिका कमजोर चाइना और कमजोर इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा और इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी, जो वेपन इंडस्ट्री मार्केट है वो सारी की सारी चाइना के पास पहुंच जाएगी। ये अमेरिका का सीधा सीधा कैलकुलेशन था इंडिया पर दबाव बनाने का। लेकिन भैया अपने यहाँ जो सरकार है इसकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये अमेरिका और इन सब की पॉलिसीज को बहुत बारीकी से, काफी हद तक, काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ऐसे में अब आप समझिए यहाँ पर हुआ क्या। हुआ ये कि इंडिया से उम्मीद थी कि इंडिया जो है अमेरिका से बड़े सारे वेपन्स खरीदना शुरू करेगा, लेकिन पता लगा अमेरिका ने जिस तरीके से ये वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट करी, ये पूरी की पूरी परिस्थितियां उत्पन्न करी वॉर लाइक, और उसके अंदर अपने लिए डॉलर्स बनाने की कोशिश करी, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्लान बनाया, उसमें इंडिया ने भांजी मार दी। बांझी मार दी का मतलब ये कि भैया या तो लोग रशियन मार्केट जाते, रशिया की मार्केट के अंदर वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं, या फिर लोग जो हैं भाई रशियन मार्केट जाएंगे तो रशिया के पास सैंक्शन लगा दिए। फ्रेंच या जर्मन या स्वीडिश मार्केट देखेंगे तो वो लोग अपनी वेपन इंडस्ट्री को और वेपन्स को खुद के लिए बनाना शुरू कर रहे हैं। वहाँ एनर्जी क्राइसिस है, सरकारें कमज़ोर हैं, सब चीज़ें हैं जिस वजह से वो लोग इस जो वर्ल्ड वॉर के फियर को कैश नहीं कर पाएंगे। इंडिया के साथ यहां पर सारी सिचुएशंस फेवर में है, इंडिया के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट भी है, इंडिया के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं है। पावर क्राइसिस में इंडिया को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया पावर क्राइसिस में नहीं फंसा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पावर क्राइसिस में नहीं फंसा। और सबसे बड़ी बात ये कि भैया इंडिया ने यहाँ पंगे लेने के लिए, या यूं कहें एक डेवलपमेंट दिखाने के लिए, अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए। जिन हथियारों के टेंडर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियां क्लेम कर रही थी, अब वो सारे के सारे टेंडर जो हैं उनमें से कई टेंडर्स इंडिया को मिलने लगे। जैसे कि इंडिया अर्जेंटीना को तेजस विमान बेचने की बात कर रहा है, जैसे इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस तेजस ये बेचने की बात कर रहा है। अब तो और बाकी दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से वो तेजस की डिमांड करना शुरू कर चुकी हैं। अगर ऐसा हुआ, 2-3 ऑर्डर भी इंडिया के हाथ लग गए, तो कहाँ एक तरफ इंडिया की जो वेपन इंडस्ट्री है वो अभी तक कुछ 10-12 हजार डॉलर के 10-12 हजार करोड़ डॉलर के जो वेपन्स एक्सपोर्ट करती है, वो इंडस्ट्री अब कहीं ना कहीं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ के वेपन्स अगर एक्सपोर्ट करने लग गई, तो एक तो इंडिया मजबूत होगा, इसकी वेपन इंडस्ट्री मजबूत होगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को चैलेंज करने के लिए एक देश खड़ा होगा जिसकी क्वालिटी, जिसकी वेपन्स की जो क्वालिटी है और प्राइस है, क्वालिटी कहीं ज़्यादा हाई होगी या कम से कम कंपैरेटिव होगी, और प्राइस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, सस्ता होगा। अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो अब खेल क्या है? खेल यहां ये है कि इंडिया को आपने पूरी कोशिश कर ली पाकिस्तान के मामले में घेरने की, इंडिया नहीं घिरा बल्कि पाकिस्तान को चित कर दिया। चाइना के मामले में घेरने की, लेकिन चाइना से भी लड़वाने की, इंडिया नहीं लड़ा, वहां पर भी मामले को सेटल कर गया। अब इंडिया को असलियत में, यानी पड़ोसियों से, बाकी किसी पड़ोसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करके ये कहे कि इंडिया तुझे मैं बताऊंगा, या टाइप में। अब यहां जो इंडिया है इस ये खड़ा हुआ, और यहां पर अब इंडिया की कमजोर नस दबाने की तैयारी
की गई। आप ध्यान से देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ एकदम से जैसे ही मोदी सरकार 2019 में आई, हमारे को बहुत सारे एकदम से लीडरलेस प्रोटेस्ट, खासकर ये वर्ड याद रखिएगा, लीडरलेस प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। और एकदम से इंडिया के अंदर जितनी भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी जो हमारे विरोध में खड़ी होती थी, वो सारी की सारी उठ खड़ी हुई। ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस एकदम से उठ खड़ी हुई, ये अपने आप में एक चैलेंज था। मैं सच में अपने आप में ये एक चैलेंज था। और यही एक सबसे मेन पार्ट है जो हम सबको समझना है कि इंडिया में 2019 के बाद हम देखते हैं तो अजीब अजीब सी सिचुएशंस एकदम से नजर आ रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी थे लेकिन एकदम से अब ज्यादा होते हुए नजर आए। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर खालिस्तान मूवमेंट, आप देखो एकदम से इंडिया के अंदर यहां पर हमें खालिस्तान मूवमेंट रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है बहुत तेजी के साथ। अब खालिस्तान मूवमेंट अगर एक तरफ हो गया है तो कश्मीर मामले में इंडिया ने काफी हद तक सिचुएशंस को हैंडल किया हुआ है और 370 हटाने के बाद तो इंडिया ने और ज्यादा कंट्रोल कर लिया। लेकिन अभी भी कश्मीर मामले में इंडिया पर एक दबाव है और गाहे बगाहे दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो कश्मीर मामले में, इंटरनेट बंद होने के मामले में और किसी भी मामले में भारत से सवाल पूछ रहे हैं। वो एक अलग मैटर है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन सभी सवालों के जवाब वॉरियर की तरह एस जयशंकर सर दे रहे हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो गोरे लोग हैं, रेशिस्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा अत्याचारी खूनी दरिंदे जो हैं ये लोग, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल किए हैं, इन वाइट रेस वालों ने, ये रेशियल सुप्रीमेसी जो अपनी रखते हैं, इन लोगों ने, ये लोग भले नहीं हैं, ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने में दुनिया में नंबर 1 हैं। दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये समझ लीजिएगा। अमेरिका जानबूझकर ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है रिसेशन आएगा तो वॉर इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी रिसेशन से पार पाई जा सकती है। अब यहां पर अब आप सोचिए, पाकिस्तान को सुलगाने की तैयारी हो रखी है। अब प्रॉब्लम इंडिया की ये है कि मतलब इनकी ये है कि यहाँ ये जो नक्सलाइट बेल्ट थी, इस नक्सलाइट बेल्ट को ये दोबारा से रिवाइव नहीं करवा पा रहे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड बनाकर इस तरीके से बैठी है कि यहाँ पर नक्सल्स जो हैं उनका रिवाइवल क्लियर तौर पर नजर नहीं आ रहा इस एरिया में डेवलपमेंट होने की वजह से। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये इंसर्जेंसी की फॉर्म में इंडियंस जो है उनको शो किया जा रहा था। मतलब इंसर्जेंसी डेवलप करने की बात की जा रही थी या हो चुकी थी इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ने बहुत स्ट्रांगली काम करके, स्ट्रांग लीडर्स को वहां बिठाकर नेगोशिएट करके जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। अब वहां इस तरीके के वो डिस्प्यूट्स नहीं हैं जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या 1990s में या अटल बिहारी के टाइम पर हुआ करते थे। अब ये वाला पार्ट बचता है जो यहां पर कम्युनल अप्रोच यहां पर यूज की जाती थी। असलियत में ये जो कम्युनल अप्रोच है इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो कम्युनल अप्रोच है इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कैसे डेवलप होगी, इसे समझिए। एक तरफ तो यहां पर बीजेपी का राइज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसे समझिए, बीजेपी भाई जिस तरीके से मोदी जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया, लेकिन खुद सोचकर देखिए वो शॉल तो ओढ़ ली थी ना यार।
किसी ने गिफ्ट दिया, शॉल ओढ़ ली, टोपी नहीं पहनी। अब सिंबॉलिज्म को अगर आप देखें तो जो टोपी पहनने वाला है वही मुसलमान है और टोपी नहीं पहनेगा वो मुसलमान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर भाई प्रसाद खाने वाला ही हिंदू धर्म का समर्थक होगा, बाकी अगर प्रसाद नहीं खाएगा और जो मंदिर के अंदर हाथ नहीं जोड़ेगा उसे हिंदू धर्म का समर्थक नहीं मानेंगे। तो इस क्राइटेरिया पे अगर आप फेल हो रहे हैं तो इस क्राइटेरिया के ऊपर दूसरे को पास करने का सर्टिफिकेट आपको किसने दे दिया, ये बताइए। और अगर सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला पहनेगा ही और आपको रिस्पेक्ट करेगा ही। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि कम्युनल माइंडसेट जो है वो इंडिया के अंदर शुरू से लगभग पहाड़ पार्टी में है, लेकिन यहां इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म बीजेपी के अंदर देखा गया जब बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट ने किसी समय पर टोपी पहनने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि भैया नहीं पहनने। अब उसके बाद की कहानी बाद में देखी जाएगी, लेकिन यहां आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी सरकार आ गई जो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही है, या यूं कहें पहली बार मुस्लिम्स को ऐसा भारत में लगने लगा कि भैया कहीं ना कहीं जो उनकी जो सत्ता में वो डोमिनेंस थी, उनकी एक जो आवाज़ होती थी जिसे हर कोई ध्यान से सुन रहा होता था, अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई है या आवाज़ सुनी जानी बंद हो गई है। एक तो इस चीज़ का गुस्सा, दूसरा बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ रिफॉर्म्स की बात करी और खुलकर रिफॉर्म्स की बात करी, तो कहीं ना कहीं CAA NRC के मामले में भी बीजेपी जो है वो कहीं डोमिनेट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, CAA NRC का जो अगला पार्ट है, इसे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर 3 तलाक के मामले में कहिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मदरसों के मामले में, तलाक बिद्दत के मामले में, उसके बाद हिजाब के मामले में, हर मामले में यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो फ्लिप फ्लॉप यानी थोड़ा सा हट फुट के स्टैंड लेने की जगह खुले तौर पर कह रही है कि ये होगा, ये नहीं होगा। मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे सिस्टम देखने की आदत नहीं थी, यानी एक तरीके का, एक अलग लेवल का डिसकंटेंट मुस्लिम कम्युनिटी में बीजेपी के खिलाफ था। मुस्लिम कम्युनिटी में बीजेपी के खिलाफ एक अलग तरीके का स्टैंड, मतलब एक अलग तरीके का एक माइंडसेट डेवलप हो चुका था जो थोड़ा सा नेगेटिव था, गुस्से वाला था। ये माइंडसेट बीजेपी की हरकतों से है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब असलियत में यहीं से खेल शुरू होता है कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो यहां पर एक डिसकंटेंट मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं। लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट है उसकी नहीं है, उन विवादों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाया जाएगा, कौन सुलझाएगा, किन टर्म्स कंडीशंस पर सुलझेंगे भी या नहीं सुलझेंगे, और कब तक उसके मामले में लड़ते रहेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो समाज में जिसे कहते हैं अनडिस्कस्ड हैं, या डिस्कस हो भी रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं हाइपर मामले में। इसलिए एक सोसाइटी में गुस्सा है, अब यहीं से खेल शुरू होता है। अब इस गुस्से में डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जाता है, और ये डिवाइड एंड रूल क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक कम्युनिटी जिसमें आपका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाइए। भाई हिंदू कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई हैं, ये आप और हम लोग देख सकते हैं। अब क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मजबूती के साथ खड़ा है, एक बड़ा हिस्सा ताकत लगाकर खड़ा है और जिसे कहते हैं बीजेपी को समर्थन दे रहा है, यहीं से खेल की शुरुआत होती है। जो दूसरा हिस्सा यानी मुस्लिम्स हैं उनको भड़काओ। अब इन्हें गल्फ से, इन्हें टर्की से, कहीं से भी हो, इन्हें फंड्स पहुंचा दो, बाकी काम ये खुद कर लेंगे। इसीलिए आप 2019 के बाद खासकर देख रहे हैं, 2014 से 19 तक इतना शोर नहीं था, इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं थे, लेकिन 2019 के बाद आप अगर देखते हैं तो जानबूझकर ऐसे ऐसे कॉमन मुद्दों पर, कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक सरदर्द है। जैसे
CAA NRC के मामले में 4 दादियों को बिठाकर सारी लीडरशिप गायब हो गई। कोई पढ़ा लिखा, जानबूझकर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं बिठाया गया ताकि CAA NRC में वो जो 4 दादियां हैं वो एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, जो हमेशा यही कह रही थी, बेटा हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं, हम कहाँ जाएं, हम नहीं जाएंगे। वो इमोशनल पार्ट है जिसमें बातचीत करने का ऑप्शन आपका खत्म था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर वो बात जानती नहीं है और सामने कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जिससे लीडरशिप हो सके। और गवर्नमेंट से बात करने का सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया, आंदोलन को पीछे लेने का, वापस लेने का सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया कि सिर्फ कानून वापस लोगे तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। अब आप सोच कर देखिए सरकार जिस तरीके से डील करेगी, और 2019 में चुन के आई सरकार ने ताबड़तोड़ 2-4 फैसले ले लिए, नतीजा उसका ये हुआ शाहीन बाग लीडरलेस। उसके बाद हम एकदम से देखते हैं शाहीन बाग एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म कब हुआ, ये खत्म हुआ दिल्ली रायट्स, जो लगभग 22-25 फरवरी के बीच में 2020 में दिल्ली रायट्स हुए, जिन रायट्स के वो भी उस समय हुए जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। सोचकर देखिए आपके घर के अंदर आपका घर का एक मेंबर किसी भी मेहमान के आने के बाद, कोई भी मेहमान आएगा तो मुंह बनाएगा, कलेश करेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, बर्तन तोड़ेगा, शोर मचाएगा, ड्रामा करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे उस घर की इज्जत की परवाह नहीं है, वो असल में उस घर की इज्जत को उछालना चाहता है। दिल्ली में होने वाले रायट्स उसी का एक नतीजा थे कि दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति का एक विदेशी मेहमान भारत आता है, भारत उसके स्वागत में लगा हुआ है और शाहीन बाग के अंदर जानबूझकर एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आता है, उसी दिन इन्हीं सड़कों के ऊपर मतलब अंदर पार्कों से सड़कों के ऊपर आकर बैठ जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन रहा होगा किसी भी सोसाइटी के लिए। भैया जानबूझकर उसी पर्टिकुलर दिन आकर बैठना अंडर अ प्लान था और कोई बड़ी बात नहीं है उसके पीछे पीएफआई का पैसा रहा हो। वरना शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से मैं 3 बार होके आया, बहुत जबरदस्त भीड़, इतनी सारी लेडीज को, बच्चों को रात भर का खाना, बिरयानी और हो सकता है पैसा, क्योंकि बिना पैसे इतना बड़ा आंदोलन इस लेवल पर तो चलता नहीं है और दूर दूर से लोग आ रखे हैं, इतना मैं भी जानता हूं। समझे कि भैया भीड़ जानबूझकर बुलाई गई क्योंकि खुद की शाहीन बाग की भीड़ कम पड़ रही थी, तो लोगों को जानबूझकर रिश्तेदारों के घर बुलाया गया, टिकटें दे दे के बुलाया गया। वही तो एक पार्ट है ना कि असलियत में उसमें कितना सारा पैसा आया कहां से, वो फॉरेन फंडिंग आई कहां से। वो फॉरेन फंडिंग इसलिए आई ताकि भारत में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ना हो। ये समझ लीजिए, ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जितने भी डेमोक्रेसी की नाम की छाती पीटते हैं, रुदाली करते हैं, जितना ज़्यादा ये लोग छाती पीटे जो हैं, शोर मचाते हैं, इन्हें सोच कर देखो, इनको कभी भी डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं आती। अगर इन्हें स्ट्रांग डेमोक्रेसी पसंद आए तो पाकिस्तान के अंदर ये कभी भी मिलिट्री रूल को सपोर्ट ही ना करें। असलियत में 75 में से 50 साल, 55 साल अगर पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा तो उसका सीधा मतलब यह है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज ने वहां कभी डेमोक्रेसी को पनपने ही नहीं दिया। और जो प्रधानमंत्री अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाएगा, इमरान खान वाला हाल कर दिया जाएगा, या फिर जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उन वाला हाल कर दिया जाएगा। ये क्लियर वर्ड्स में सबको पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, एक तरफ शाहीन बाग चल रहा है, शाहीन बाग के बाद कोरोना आ गया, जैसे तैसे आगे पीछे हुआ, एकदम से हवाबाजी के अंदर किसान आंदोलन, एपीएमसी एक्ट। भैया मेरे मामा हर किसान हैं, उनसे पूछा जाए, और मेरे जो बाकी रिश्तेदार के हरियाणा के किसान हैं उनसे पूछा जाए, कहते हैं भाई इन मंडी के आड़तियों को ना, दलालों को जूते मार के बाहर निकाल देना चाहिए। असली प्रॉफिट ये खा जाते हैं और असलियत में सारा पैसा खाने के बाद किसान को 1 रुपया ढंग से नहीं देते।
उनको फायदा किस चीज का है? उन्होंने ट्रॉली भरी, दिल्ली में लाके सामान बेच दिया। उनको फायदा किस चीज का है? उन्होंने ट्रॉली भरी, शहर के आसपास के इलाकों के अंदर सामान बेच दिया। वो किसी आड़तिये को बेचते ही नहीं, और आड़तिये चिढ़ते ही हैं उनसे इतना। इसीलिए तो आड़तिये चिढ़ते हैं उनसे, कि आड़तिये इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि असलियत में वो जो किसान है, वो जो पीजेंट है, मतलब हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो हरियाणा में खेती करके दिल्ली में सीधे आके बेच जाते हैं, और आड़तिया कलपता है। क्यों? आड़तिये को अपना कमीशन नहीं मिलता। असलियत में जो किसान आंदोलन था, ये एक तरफ वो कमीशन एजेंट और उन कमीशन एजेंटों को और ज़्यादा बैक सपोर्ट देने का जो सीधा सीधा काम था, वो कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग का था, खालिस्तानियों का था। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और हरियाणा के अंदर गांव है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दोनों जगह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और सोनीपत के अंदर तो मेरी ससुराल वालों का मतलब रिश्तेदार काफ़ी सारे रहते हैं। वो बताते हैं कि जी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो खालिस्तान का झंडा लेके दिखता था वही पिटता था। कलेश ही वहाँ पर ये था कि ये खालिस्तान के झंडे लेके घूमते थे, भिंडरवाला की फोटो बना के घूमते थे। अब सोच कर देखिए, एक भिंडरवाले के सपोर्टर ने तो मतलब ये खड़ा कर दिया, मतलब बयान तक दे दिया था कि जी हमने तो इंदिरा गांधी मार दी थी, इस प्रधानमंत्री को भी निपटा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा एम्बोल्डननेस देखिए कि इस प्रधानमंत्री को भी हम निपटा देंगे, ये सारा। और उसके बाद आप देखिए कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। कनाडा में हो रहा है रेफरेंडम। अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो इंडिया में आके करके दिखाओ, लेकिन कनाडा में हो रहा है। क्यों? इन लोगों ये तिलमिला रहे हैं, और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? डेमोक्रेसी के सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन और अमेरिका। हाँ, अब सोच कर देखिए, ब्रिटेन के अंदर हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए, उनको मारा पीटा, हमारे हिंदुओं के मंदिर में हमले हुए, हिंदुओं के मंदिरों को आग लगाई गई, घरों में आके झंडे तोड़े गए। और आज के दिन वहीं की मीडिया का एक बड़ा सेक्शन क्या कह रहा है कि हिंदू रेडिकलिज्म, क्योंकि इंडिया में एक रेडिकल हिंदू गवर्नमेंट है। इन लोगों को रेडिकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट नजर नहीं आती, इन लोगों को रेडिकल और दूसरी कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आएगी, इनको अपनी रेडिकल गवर्नमेंट्स नजर नहीं आएंगी, इन्हें नजर आएंगी रेडिकल हिंदू गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहां एक ऐसी सरकार बैठी है जो इनकी कंपनियों को पैसा नहीं दे रही, इनकी कंपनियों से हथियार नहीं खरीद रही, और अमेरिका के पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। अपने दम पर, अपने कंधों, अपने पैरों पर खड़ी हुई है और अपने कंधों पर देश को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, अपने दम पर सीना ठोक के। इस वजह से सोच कर देखिए, अब शाहीन बाग हो गया, किसान आंदोलन हो गया। किसान आंदोलन के किसी एक नेता का नाम बता दो। टिकैत तो 26 जनवरी के बाद दिखाई दिया ना। 26 जनवरी 2021 से पहले टिकैत का नाम था क्या? कहीं नहीं था टिकैत का नाम। टिकैत उसके बाद आ गया, वो एक अलग मैटर है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जब एक मामला खत्म हुआ किसान आंदोलन, तो एकदम से स्टूडेंट मूवमेंट चालू हो गया जी। हाँ, 2020 में स्टूडेंट मूवमेंट भी चालू हो गया था एक बार को, तो मैंने उस चीज़ का अपोज किया था। अब ऐसे ही एकदम से स्टूडेंट मूवमेंट चालू हो गया, वो आप हैंडल करते, उसके बाद एकदम से आपको पता लगा चाइना से तो बॉर्डर पे भिड़ ही रहे थे। ठीक है, वहाँ से अब आप सोचिए 2022 तक कैसे ना कैसे करके हमारे यहाँ सिचुएशंस को हैंडल रखा गया। एकदम से पता लगा कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गई कि सबसे पहले तो वो अप्रैल वाले रामनवमी के दंगे याद करो, कि वो जो पहली चैत्र प्रतिपदा जो थी, उसी दिन पहली जो तारीख थी हमारे हिंदू नववर्ष था, उसमें क्या नाम है, करौली के अंदर दंगे हुए और किस तरीके से बड़ी बड़ी सिल्लियों को उठा के फेंका गया। और वो दंगे किसने भड़काए? उसके पीछे पीएफआई का हाथ मानते हुए नजर आएंगे। जानबूझकर भाई किसी भी दंगे को भड़काना है तो क्या अब ये कहा जाता है कि ये लोग शोर मचा रहे थे? भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वीडियो बना लो, वो दिखा दो कि कौन कौन है जो गलत नारे लगा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तुम चौधरी बनने वाले कौन होते हो? लेकिन असलियत में आम मुसलमान चौधरी कम, इन मुसलमानों को भड़काने वाले लोग ज्यादा हैं। आपको यूट्यूब के अंदर भर के मिलेगा ऐसे वीडियोस जिसके अंदर ये लोकल लीडर्स जो हैं और लोकल जो पीएफआई कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को भड़काते हुए नजर आते हैं। रामनवमी के दंगे देख लो, कभी नंद नगरी में दंगे हो रहे हैं, कभी जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हो रहे हैं।
दबा के दंगे हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको करवाया जा रहा है। एकदम से इंटॉलरेंस बढ़ गई। उसके बाद वो नूपुर शर्मा, भैया नूपुर शर्मा ने जो कहा, तस्लीम रहमानी के रिएक्शन में कहा, तस्लीम रहमानी के नाम को दबाया गया, लेकिन एकदम से सरतन से जुदा मौका मिला हुआ है। कभी आपका ये मामले, ये सब मामलों को समझकर देखिए, असलियत में जो रिएक्शन आ रहा है वो सारे का सारा कम्युनल मुस्लिम, मतलब कम्युनल फॉर्म्स में मुस्लिम्स की तरफ से ही क्यों आ रहा है। और कोई मामला नजर नहीं आ रहा। एक खालिस्तान मूवमेंट छोड़ दिया जाए तो कोई, एक ये आपका किसान आंदोलन छोड़ दिया जाए तो सारा ये, और साथ में खालिस्तानी। इसका मेन पॉइंट ये है कि असलियत में यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, कैसे भी करके। अगर इंडिया की गवर्नमेंट को आप डिस्टेबलाइज नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में इतना मजबूत बनकर उभरेगा कि हो सकता है अमेरिका की सुप्रीमेसी को ही चैलेंज करने लग जाए। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। अब बाहर से आप उसे घेर नहीं पा रहे, बाहर से उसे दबा नहीं पा रहे। दुनिया के बहुत से देश इंडिया के अंदर भी एक लीडरशिप की फॉर्म में देखने, इंडिया को भी देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की इन वाइट रेस को अब चिंता होने लग गई है। और उसी चिंता का नतीजा है, जो चिंता होने लग गई है, उसी चिंता का नतीजा है कि हमारे देश के अंदर PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एकदम से तेजी के साथ फंड्स वगैरह ले रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके की बहस कर रहे हैं वो अलग, तो जिस तरीके के इंडिया के अंदर साइकोलॉजी लोगों की बदल रहे हैं वो अलग। भाई दुश्मन को बाहर से नहीं मार पाओ तो उसको अंदर से कमज़ोर करो। ब्रिटेन अमेरिका की यही चाल है और PFI वाले इसका एक सपोर्टर हैं। भाई हिंदुस्तान में कट्टरवाद बढ़ रहा है, ठीक है, ताली दोनों तरफ से बज रही है। भैया हिंदुस्तान में शुरुआत में वो गोरक्षक इशू था, गोरक्षक को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मामला दबा हुआ सा लग रहा है। लेकिन सर तन से जुदा गैंग जिस तरीके से रिएक्शन की फॉर्म में आ रहा है वो उसको आप देख सकते हैं। जब तक इसके पीछे कोई प्लान करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ना हो तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ अच्छा करेगी। और यही यहाँ पर एक सिचुएशन है, इसे समझिए कि भारत सरकार ने PFI, मतलब विदेशों ने PFI को अपना एक टूल बनाया इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अलग अलग तरीके से हम तो रोज रिपीट कर रहे हैं, कभी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA जो है उसको चेंज किया जा रहा है, उसको अमेंड किया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके उनको क्या नाम है, जवाबदेह अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारे काम हैं जो लगातार होते जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जितना तेज़ी से भारत सरकार कर रही है उतनी ही तेज़ी से PFI वगैरह भी कर रहे हैं। अब यहाँ इनके ऊपर इस तरीके का हमला, असलियत में भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइंस को चौड़ा करने वाले लोग थे, जो विवादों को बढ़ाने वाले लोग थे, उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा है तो आगे आने वाले समय में भारत के अंदर एक जो बड़ा बलवा है या डिवाइडेड फॉल्ट लाइंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब भारत इसमें कितना कामयाब हो रहा है PFI, और इतना हमें समझ लेना पड़ेगा। PFI एक विचारधारा है जो पहले सिमी के नाम से जानी जाती थी, अब PFI के नाम से जानी जा रही थी। अब वो हो सकता है अगले कुछ साल बाद किसी नए संगठन के रूप में हमें किसी और फॉर्म में नजर आए। तो आगे जो है असलियत में इसे समझना पड़ेगा कि जो लड़ाई है ये असलियत में किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं, एक विचारधारा के खिलाफ है जो कि दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान को, अपने से अलग किसी दूसरे इंसान को पसंद करने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा है तो इस विचारधारा से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की एक इंक्लूसिव सोसाइटी है और उसमें उस इंक्लूसिव सोसाइटी में अपने धर्मों के बेसिक प्रिंसिपल को बदलने के बाद दूसरे को एक्सेप्ट करने का जो ट्रेंड है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को बदल के दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप इनटॉलरेंट हैं और आप इंडियन सोसाइटी में रहने लायक नहीं हैं।
आपको सबको टॉलरेट करना पड़ेगा और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हिंदू मतलब मानना पड़ेगा कि कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा वो जितना सही है, उतना जो मूर्ति पूजा कर रहा है उतना ही वो भी ठीक है। सम्मान दोनों का बराबर है। आपको यही इंक्लूसिव सोसाइटी है। अगर आप ये नहीं मानते और उसमें अपने आप को सही प्रूव करने में तुले रहेंगे तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा, भारत के लिए बुरा होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा करने वालों को हराम मानते रहेंगे और ओपनली उनको किसी तरीके से अपोज करते रहेंगे, माइंडसेट वैसा बना रहेगा, इसका अल्टीमेट आउटकम ये होगा कि आप विदेशी शक्तियों की कठपुतली बनेंगे और ऐसे में आने वाला समय अच्छा तो होगा नहीं। गृह युद्ध हुआ तो भी समस्या है और बाहर वाले आके मारेंगे तो भी समस्या है। तो समझना तो पड़ेगा कि असलियत में है क्या, मामला क्या है, उसको हम आगे डिस्कस तो करते रहेंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।